कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का ये देश इतनी सारी अलग अलग सोच के साथ एक साथ चलता कैसे है? इसका राज एक किताब में है। लेकिन ये कोई मामूली किताब नहीं, ये है भारत का गेम प्लान। एक ऐसी रूल बुक जो ये तय करती है कि प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर होगी और एक आम नागरिक को क्या क्या हक मिलेंगे। यही हमारी आज़ादी की गारंटी है। तो चलिए भारत के इस शानदार डिजाइन को परत दर परत खोलते हैं। और इस डिजाइन के जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने संविधान के एक खास हिस्से को, एक आर्टिकल को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। सोचिए जरा, ऐसा क्या खास होगा उसमें? ये बात हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ नियमों का बंडल नहीं बल्कि हर नागरिक के अधिकारों का एक जीता जागता गार्ड है। हम आगे देखेंगे कि ये दिल कैसे धड़कता है। तो इस ग्रैंड डिजाइन की शुरुआत हुई कहाँ से? सोच कर देखिए, जब संविधान बन रहा था तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल क्या रहा होगा? यही कि आखिर ये भारत है क्या, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं, कौन कौन इसका हिस्सा है। बस यहीं से शुरू होता है संविधान का पार्ट 1, जो हमारे देश की पहचान को डिफाइन करता है। आर्टिकल 1 की पहली ही लाइन में एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। वो कहती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर यूनियन यानी संघ शब्द का इस्तेमाल कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी, खासकर बंटवारे के दर्द के बाद देश को एक बनाए रखने की जो चुनौती थी उसे देखते हुए। चलिए समझते हैं क्यों। तो ये यूनियन और फेडरेशन में फर्क क्या है? देखिए, फेडरेशन बनता है एक समझौते से, जैसे अमेरिका में अलग अलग राज्य साथ आए और एक देश बनाया। लेकिन भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। इसका मतलब एकदम साफ है। भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं, नए राज्य बनाए जा सकते हैं, पर देश को कोई नहीं तोड़ सकता। किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो देश की बाउंड्री तो तय हो गई, पर उस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या? सरकार और एक आम आदमी का रिश्ता कैसा होगा? यहीं पर एंट्री होती है संविधान के सबसे पावरफुल हिस्से की, पार्ट 3, यानी हमारे मौलिक अधिकार। ये हर नागरिक का एक ऐसा कवच है जो उसे सरकार की बेहिसाब ताकत से बचाता है। और इस कवच का जो सबसे मजबूत गार्ड है वो है आर्टिकल 13। आप इसे एक तरह का सुपर लॉ समझ सकते हैं। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संसद बनाए या कोई और, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो कानून रद्द माना जाएगा, ज़ीरो। इसी से हमारी अदालतों को जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिलती है, जो हमारे लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है। अब आते हैं आर्टिकल 19 पर, जो शायद हमारी रोज की जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आता है। ये हमें 6 कमाल की आजादियां देता है। कुछ भी बोलने और लिखने की आज़ादी, अपनी मांगों के लिए शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, देश के किसी भी कोने में घूमने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये एक आज़ाद जिंदगी की पूरी गारंटी है। लेकिन हमारा संविधान सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि समाज को भी बदलना चाहता था, और आर्टिकल 17 इसी सोच का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसने सदियों से चली आ रही छुआछूत जैसी जहरीली प्रथा को एक ही झटके में गैर कानूनी बना दिया। सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि एक दंडनीय अपराध। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। और फिर आता है आर्टिकल 21, जो शायद संविधान का सबसे ज्यादा जिंदा दिल आर्टिकल है। लिखा तो इसमें बस इतना है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर करके इसे इतना बड़ा बना दिया है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि इज्जत के साथ जीना है। राइट टू प्राइवेसी, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, यहाँ तक कि अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार भी, सब इसी एक आर्टिकल से निकल कर आता है। तो चलिए अब लौटकर डॉक्टर अंबेडकर की उसी बात पर आते हैं, संविधान का दिल और आत्मा। वो इसी आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये खुद एक मौलिक अधिकार है। ये आपको गारंटी देता है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार छीना जाए तो आप सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सोचिए, अगर ये अधिकार न होता तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे अच्छे वादे बनकर रह जाते। अच्छा, मौलिक अधिकारों के बाद आता है संविधान का पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मौलिक अधिकार सरकार पर एक तरह की रोक लगाते हैं कि ये मत करो, तो ये सिद्धांत सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए।
ये एक तरह से शासन की आत्मा है जो एक अच्छे और कल्याणकारी राज्य का सपना दिखाते हैं। तो इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? पहला और सबसे बड़ा फर्क, मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करवाने के लिए नहीं। दूसरा, अधिकार ज्यादातर नेगेटिव हैं, मतलब वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि प्रिंसिपल्स पॉजिटिव हैं, वो सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं। और तीसरा, एक का मकसद है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाना, तो दूसरे का मकसद है सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी लाना। तो हमने नागरिकों के अधिकार देख लिए, सरकार के लक्ष्य भी समझ लिए, पर ये सरकार चलाता कौन है? ये पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है? चलिए अब भारतीय लोकतंत्र के उन 3 मजबूत खंभों को समझते हैं जिन पर पूरा देश टिका हुआ है। ये 3 स्तंभ हैं। पहला, लेजिस्लेचर यानी हमारी संसद, जिसका काम है देश के लिए कानून बनाना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, जिसका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा है जुडिशरी यानी हमारी अदालतें, जो ये देखती हैं कि कानून सही से लागू हों और संविधान के दायरे में रहें। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 बॉस होते हैं, पर दोनों की पावर अलग अलग है। इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रपति हैं हेड ऑफ स्टेट यानी देश के मुखिया, लेकिन सरकार के जो असली मुखिया हैं, जो रोज के फैसले लेते हैं, वो है प्रधानमंत्री यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। असल ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास ही होती है। और ये जो पूरी कैबिनेट है, ये एक बड़े मजेदार सिद्धांत पर काम करती है जिसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पूरी सरकार एक टीम की तरह है। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो पूरी सरकार को जाना पड़ता है। सीधी सी बात है, वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। चलिए अब चलते हैं पावर के सेंटर में, उस अखाड़े में जहां देश के कानून बनाए और बिगाड़े जाते हैं, हमारी संसद। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये वो मंच है जहां तीखी बहसें होती हैं, जहां अलग अलग विचारों की टक्कर होती है और फिर जाकर देश का भविष्य तय होता है। तो कोई कानून बनता कैसे है? सोचिए, एक बिल एक आइडिया की तरह है। पहले ये लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है, फिर उस पर जबरदस्त बहस होती है, कमेटियों में जांच होती है। अगर ये एक हाउस से वोटिंग में पास हो जाता है तो फिर इसे दूसरे हाउस भेजा जाता है, वहां भी यही पूरा प्रोसेस दोहराया जाता है। और जब ये दोनों सदनों की परीक्षा पास कर लेता है, तब ये फाइनल सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और तब जाकर ये एक एक्ट यानी कि कानून बनता है। लेकिन जब बात पैसे की आती है यानी मनी बिल की, तो सारा पावर एक तरफ यानी लोकसभा की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए देश के खजाने की चाबी उन्हीं के पास होती है। राज्यसभा मनी बिल पर सिर्फ सलाह दे सकती है, जिसे मानना या ना मानना ये पूरी तरह लोकसभा पर डिपेंड करता है। कानून बनने के इस लंबे सफर में जो आखिरी पड़ाव है, वो है राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति एक तरह से फाइनल गेट कीपर हैं। उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो बिल को मंजूरी दे दें, या उसे रोक लें, या फिर उसे एक बार और सोचने विचारने के लिए वापस संसद के पास भेज दें। तो आखिर में सवाल वही है, क्या हमारा संविधान सिर्फ एक किताब है या फिर एक जीती जागती ताकत? जैसा हमने देखा, ये सांस लेता है, ये समय के साथ बदलता है, ये हमारी अदालतों के जरिए हमसे बात करता है। ये सिर्फ 1950 में लिखा गया कोई पुराना दस्तावेज नहीं, ये वो धुरी है जिस पर आज भी 21वीं सदी का भारत घूम रहा है। ये भारत की कहानी का अंत नहीं, बल्कि उसकी लगातार चलती रहने वाली प्रस्तावना है।